हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। आई एम भूमिका प्रजापति। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है एंड इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग अशोक के जितने भी एडिक्ट्स थे लाइक पिलर एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स एंड उसकी इंस्क्रिप्शंस जो है उसके बारे में क्वेश्चंस लगाएंगे, प्लस मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। So the first question is the edict of Ashok were deciphered by James Princip। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि अशोक के जो एडिक्ट्स थे, जो शिलालेख हैं, उनको डिकोड या डेसिफर करने का काम जेम्स प्रिंसिप ने करा था। बट ये काम किस ईयर में जेम्स प्रिंसिप ने करा था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट, तो अशोक के शिलालेखों की व्याख्या जेम्स प्रिंसिप ने किस साल में की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1837। राइट, 1837 में अशोक के जो जितने भी एडिक्ट्स थे उन सबको डेसिफर करने का काम जेम्स प्रिंसिप ने करा था in 1837. right, next question, that is question number 2, where are Ashok's edict located? ठीक है, अशोक के शिलालेख कहाँ पर स्थित है? तो गिवन ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि अशोक के एडिक्ट कहाँ पर लोकेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर है जोगाड़ा। तो अशोक के एडिक्ट जो है जोगाड़ा करके एक प्लेस है जो कि उड़ीसा में है। राइट, वहाँ पर पाए गए थे और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से 14 सीरीज ऑफ एडिक्ट्स जो है अशोक के वो मिले थे। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोगाड़। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें तो गंजम करके एक प्लेस है उड़ीसा में, वहाँ पर ये लोकेटेड है एंड सीरीज ऑफ 14 रॉक एडिक्ट्स जो है वो फाउंड फ्रॉम हियर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, in which rock edict is Ashok named in person and not by his usual title देवनामप्रिय? देखिए, अशोक के मैक्सिमम जितने भी एडिक्ट्स हैं उन सभी एडिक्ट्स में अशोक ने अपना खुद का नाम नहीं लिखवाया था। ठीक है, उन सभी एडिक्ट्स में अशोक ने अपने नाम की जगह लिखवा रखा था देवनामप्रिय। बट कुछ ऐसे 4 एडिक्ट्स हैं जिसमें अशोक का नाम जो है अशोक ने अशोक ही लिखवाया था। ठीक है, देवनामप्रिय नहीं लिखवाया था। तो ये पूछा है कि ये किस एडिक्ट में लिखा गया है। राइट, हिंदी में एक बार देख लेते हैं कि किस शिलालेख में अशोक को व्यक्तिगत रूप से नामित किया गया है, ना कि उनके सामान्य शीर्षक देवनामप्रिय। राइट, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है मस्की एंड गुजारा। ठीक है, ये 2 रॉक एडिक्ट्स है जिसमें अशोक ने अपने खुद के नाम से रेफर करवाया था। ठीक है, इसमें अशोक की जगह देवनामप्रिय नहीं लिखा था। ठीक है, अगर हम गुजारा या जिसे गुर्जरा रॉक एडिक्ट भी कहा जाता है, ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। क्लियर, या मध्य प्रदेश में था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, which rock edict mentions that बेरी घोष was replaced by धम घोष? ठीक है, किस शिलालेख में उल्लेख है कि बेरी घोष का स्थान धम घोष ने ले लिया था? ठीक है, धम घोष ने। अगर मैं बेरी घोष की बात करूं तो देखिए, बेरी घोष का मतलब ये था, पहली चीज अगर इसके लिटरल मतलब की बात करें तो इसका मतलब होता है ड्रम्स को बीट करना। ठीक है, बट ये ड्रम बीट कब किया जाता था? जब वो लोग ये इंडिकेट करना चाहते थे कि वो लोग एक वॉर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज बताता था बेरी घोष कि वो लोग ड्रम बीट करते थे और ये शो करना चाहते थे कि यहाँ पर एक वॉर इनिशिएट होने वाला है, इसलिए बेरी घोष होता था। बट यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो बेरी घोष की इनकी पॉलिसी थी उसे धम घोष जो है उसने रिप्लेस कर लिया था। धम घोष का मतलब भी था कि ड्रम को बीट करना है। ठीक है, बट यहाँ पे जो ड्रम को बीट करना है उसका मैसेज जो है अलग था। यहाँ पे मैसेज ये था कि वो लोग रिलीजियस प्रीचिंग जो है क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हो गई थी कि अशोक ने अपने बेरी घोष की जो पॉलिसी थी उसे धम घोष से रिप्लेस कर दी थी। देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो रॉक एडिक्ट 13 है, राइट, जो रॉक एडिक्ट 13 है उसमें ये बताया गया है कि कलिंग वॉर की इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, और ये बताया गया था कि कलिंग वॉर में बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हुआ था। राइट, इस ब्लड शेड के कारण अशोक की जो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी हुआ करती थी, ठीक है, कि सबको मारना है और जगहों को जितनी जगह वो कॉन्कर कर सकते वो कॉन्कर करना है, तो उनकी जो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट की जो पॉलिसी थी वो चेंज होकर क्या हो गई थी, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, कि लोगों को अपने कल्चर के बारे में समझाएंगे और उनको अपने साथ मिला लेंगे, ये उनकी पॉलिसी हो गई थी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन किस में दे रखी थी? रॉक एडिक्ट 13। ठीक है, कलिंग वॉर की बात कर रही हूँ। बट मैं बेरी घोष वॉज रिप्लेस बाय धम घोष की बात करूँ तो ये रॉक एडिक्ट 4 में इसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज रॉक एडिक्ट 4। राइट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की देखें तो ये जो रेफरेंस है, ठीक है,
to Ashok's change of heart after the war of Kaling, where the battleground looked like the site of hell. ठीक है, ये चेंज हुआ ही तब था अशोक का, जब कलिंग वॉर हुआ था, उसके बाद जब अशोक ने इतना ज़्यादा ब्लडशेड देखा था, उसके बाद अशोक की जो मेंटालिटी थी एंड जो पॉलिसीज थी और जो सोच थी वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई थी, राइट। तो उसी के बाद उन्होंने अपनी बैरी घोष की जो पॉलिसी हुआ करती थी उसे धम्म घोष से क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था। बैरी घोष की बात करूँ तो बीटिंग ऑफ ड्रम, जो कि क्या शो करता था कि वो लोग एक वॉर को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। वहीं मैं धम्म घोष की बात करूँ तो दैट इज ऑल्सो साउंड ऑफ बीटिंग ऑफ ड्रम, बट यहाँ पर वो क्या अनाउंस करना चाहते हैं कि उन्होंने रिलीजियस डिस्कोर्स या प्रीचिंग को क्या कर दिया, शुरू कर दिया। क्लियर, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट देखें कि अब ये सभी रॉक एडिक्ट्स जो हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, एक तो रॉक एडिक्ट 4, ठीक है। उसके बाद धम्म महामद्रास जो है उनको भी अपॉइंट करने के बारे में बात की गई है, तो रॉक एडिक्ट 5 भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अशोक जो है बौद्ध गया गए थे, ठीक है। अशोक की बौद्ध गया की विजिट एंड बोधि ट्री का जो उनकी पहली धम्म यात्रा थी उसके बारे में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोग एक बार पीपीटी में से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट इज वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज उन्होंने एनिमल सेक्रीफाइस जो है उसे प्रोहिबिट करवा दिया था, तो फर्स्ट वाला जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन रॉक एडिक्ट 4 इंपॉर्टेंट है, रॉक एडिक्ट 5 इंपॉर्टेंट है, रॉक एडिक्ट 7 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड रॉक एडिक्ट 8 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्लियर, उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है रॉक एडिक्ट 13, ये हम सभी जानते हैं, जो कलिंग वॉर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, राइट। बाकी के जितने भी रॉक एडिक्ट्स है आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा नोट्स में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, द इंस्क्रिप्शन आइडेंटिफाइंग अशोक एज देवनामपियर वॉज कन्फर्म्ड बाय। देखिए, हमें ये तो पता है कि इंस्क्रिप्शंस पर अशोक ने अशोक लिखवाने की जगह देवनामपियर हर जगह बताया गया है, ठीक है। अब लोगों को कैसे पता चला कि ये जो देवनामपियर टर्म यूज हो रहा है बार बार इंस्क्रिप्शंस में, ये अशोक के लिए यूज हो रहा है, तो इस चीज़ को फर्स्ट टाइम कंफर्म करने वाले जो पर्सन थे वो थे सी बेडेन, ठीक है। इन्होंने ही कंफर्म करा था कि ये जो देवनामपियर है ये अशोक का है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी बेडेन। हिंदी में एक बार क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। अशोक को देवनामपियर के रूप में पहचानने वाले शिलालेख की पुष्टि किसके द्वारा की गई थी, तो इसके ये सी बेडेन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज माइनर एडिक्ट टेल अबाउट अशोक, ठीक है। लघु शिलालेख अशोक के बारे में क्या बताते हैं। तो देखो, अगर मैं माइनर रॉक एडिक्ट्स की बात करूँ ना, तो माइनर रॉक एडिक्ट्स जो है वो अशोक की पर्सनल लाइफ की इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। वहीं जब मैं मेजर रॉक एडिक्ट्स की बात करूँ, तो जो मेजर रॉक एडिक्ट्स है वो उनके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, उनके फॉरेन अफेयर्स, उनके करेंसीज और उनकी जो भी पॉलिसीज थी उस समय, जो भी पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन थी, वो सब जो है अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट से पता चलता है, ठीक है। तो आप याद रखना, माइनर रॉक एडिक्ट काय की इंफॉर्मेशन देता है, अशोक की पर्सनल लाइफ की, एंड जो मेजर रॉक एडिक्ट है वो अशोक की जो भी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन अफेयर्स के बारे में देता है, ठीक है। तो ये कौन से हैं, मेजर एडिक्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज पर्सनल लाइफ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ओके, माइनर रॉक एडिक्ट्स के बारे में देख ले। तो देखिए, एट प्रेजेंट देखें तो 18 ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे माइनर रॉक एडिक्ट्स जो है पाए गए, ठीक है। उसके अलावा 4 ऐसे रॉक एडिक्ट्स है जिसमें अशोक का नाम अशोक ही लिखा गया है, देवनामपियर नहीं लिखा गया है, जैसे कि मस्की एंड गुजारा हमको पता है जो कि मध्य प्रदेश में। उसके अलावा ब्रह्मगिरी में जो रॉक एडिक्ट था और नेत्तुर करके जो प्लेस है आंध्र प्रदेश में, इन रॉक एडिक्ट्स पे भी डायरेक्ट अशोक के ही नाम लिखे गए, ठीक है। उसके अलावा 18 प्लेसेस से जो है ये माइनर रॉक एडिक्ट्स क्या किए गए थे, पाए गए थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच रॉक एडिक्ट कंटेन्स अबाउट द कन्वर्जन ऑफ अशोक टू बुद्धिज्म, राइट। अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन के बारे में कौन सा शिलालेख जो है वो इंफॉर्मेशन देता है, राइट। तो वो है भाब्रू एंड बेरोथ रॉक एडिक्ट। इसी से पता चला था कि अशोक जो है उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। और वो किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, तो 2 पर्सन है, एक कौन थे, उपगुप्त बुद्धिस्ट मॉन्क थे ये, और दूसरे एक 7 साल के बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनका क्या नाम था, निग्रोध, राइट। इन्हीं दोनों से इन्फ्लुएंस होकर अशोक ने बुद्धिस्ट धर्म जो है उसे क्या कर लिया था, अपना लिया था। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है भाब्रू एंड बेरोथ रॉक एडिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ मौर्यन पीरियड इज फाउंड फ्रॉम, राइट। मौर्य काल का जो ताम्रपत्र अभिलेख है वो कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है सोगौरा से, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सोगौरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामंत्रास इज मेंशन इन विच रॉक एडिक्ट, ठीक है, धम्म महामंत्रों की नियुक्ति का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो रॉक एडिक्ट 5 है वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो धम्म महामंत्र के अपॉइंटमेंट की इंफॉर्मेशन देता है। बेसिकली ये पोस्ट इसलिए बनाई थी अशोक ने ताकि अशोक की जो धम्म था, ठीक है, अशोक की जो धम्म था वो उसे प्रोपोगेट करना चाहता था, अशोक अलग अलग जगह तक पहुंचाना चाहता था, इसलिए अशोक ने एक पोस्ट बनाई थी दैट इज धम्म महामंत्रस, जिनके थ्रू वो अपने धम्म को अलग अलग एरियाज तक क्या करना चाहते थे, प्रोपोगेट करना चाहते थे, पहुंचाना चाहते थे, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रॉक एडिक्ट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अशोक्स धम्म, ठीक है, अशोक के धम्म, देखो अशोक का धम्म क्या था, ये बेसिकली कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स थे, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट थे जो अशोक चाहता था कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनको एक्सेप्ट करें, इन धम्म को, और इन चीज़ों को फॉलो करें, राइट, क्योंकि वो इन धम्म के थ्रू कुछ अच्छे अच्छे मैसेजेस लोगों तक पहुंचाना चाहता था, जैसे कि ह्यूमन सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए, कास्ट में जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो नहीं होना चाहिए, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है या उनके जो कुछ सोच थी वो लोगों तक अशोक पहुंचाना चाहते थे, ठीक है। तो अशोक के ये जो धम्म थे, ठीक है, इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो देखो अशोक इन धम्म के थ्रू सोशल अपलिफ्टमेंट चाहते थे, तो हाँ ये भी उनका एक ऑब्जेक्टिव था, वो पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट भी चाहते थे और वो रिलीजियस अपलिफ्टमेंट भी लाना चाहते थे, ठीक है। तो ये सभी जो है क्या थे, ऑब्जेक्टिव थे अशोक के धम्म के, क्या? सामाजिक उत्थान, राजनीतिक उत्थान और धार्मिक उत्थान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख ले तो धम्म के बारे में जान लो, धम्म क्या था? इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है, जीने का एक तरीका बताता था, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट थे, कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स थे जो अशोक चाहते थे कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल उनको अडॉप्ट करें और उनको प्रैक्टिस करें, जिससे क्या होगा? सोशल अपलिफ्टमेंट होगा, पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट होगा एंड रिलीजियस अपलिफ्टमेंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, इन द सारनाथ इंस्क्रिप्शन एम्परर अशोक नेम अपीयर्स एज, जैसे कि दूसरे इंस्क्रिप्शन या दूसरे रॉक एडिक्ट्स में अशोक का नाम जो है अशोक ना लिखते हुए देवनाम पिया लिखा गया है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे पूछा गया है कि जो सारनाथ अभिलेख है उसमें सम्राट अशोक का नाम क्या लिखा गया है? तो उसमें सम्राट अशोक का नाम लिखा है धर्म अशोक, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज धर्म अशोक। क्लियर? Next question, that is question number 12, which of the following sites have yielded the separate rock edicts of अशोक? देखिए अशोक के edicts की बात करें तो तीन तरीके के थे, माइनर एडिक्ट, मेजर एडिक्ट और कुछ जो थे वो थे सेपरेट रॉक एडिक्ट्स। तो इसमें ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से अशोक के अलग अलग शिलालेख जो है प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, धौली, जोगाड़ा और सन्नति, इन सभी जगह से अशोक के कुछ सेपरेट रॉक एडिक्ट्स जो है क्या किए गए, पाए गए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, प्रयाग प्रशस्ति, वन ऑफ द मेजर पिलर एडिक्ट ऑफ अशोक, राइट, वाज ओरिजिनली लोकेटेड इन, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें समुद्रगुप्त की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। तो इसमें ये पूछा गया है कि अशोक के प्रमुख स्तंभ शिलालेखों में से एक था प्रयाग प्रशस्ति, ये मूल रूप से कहाँ पर स्थित था, ठीक है। तो ये ओरिजिनली जो था ये था कौशाम्बी में, बाद में इसको ट्रांसफर करके इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया था, इसलिए प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है। और किसकी इंफॉर्मेशन देता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ये। क्लियर? ओके, अशोक के कुछ पिलर एडिक्ट्स देख लें। देखो ये सारी चीज़ें जो हैं, देखो अशोक के 7 पिलर एडिक्ट्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू वो ये बताना चाहते थे कि हमें लोगों की जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। उन्होंने धर्म को डिफाइन करा था, ठीक है, प्लस उन्होंने बताया था कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हमें अवॉइड करनी चाहिए, जैसा कि ह्यूमन सैक्रिफाइस हमें अवॉइड करना चाहिए, जानवरों को नहीं मारना चाहिए। फिर उन्होंने बताया था कि राजुकास जो है उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फिर उन्होंने लिस्ट ऑफ एनिमल्स भी बताए थे कि कौन से एनिमल्स या कौन से बर्ड्स जो है उन्हें मार सकते हैं, कौन से एनिमल्स या कौन से बर्ड्स को हमें कभी नहीं मारना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रॉक पिलर एडिक्ट 5 में दी गई है, ठीक है। धम्म पॉलिसी ऑफ स्टेट दैट इज वेलफेयर ऑफ पीपल, ये पिलर एडिक्ट 6, और पिलर एडिक्ट 7 में कहा गया है कि अशोकाज वर्क फॉर फुलफिलिंग धम्म, ठीक है, ये अशोक का काम है कि वो जितने भी धम्म है उसको फुलफिल करें। क्लियर? कि देयर शुड बी टॉलरेंस फॉर ऑल सेक्ट एंड ऑल्सो अबाउट धम्म महामतास की भी इंफॉर्मेशन इन्हीं में से दी गई थी। तो ये कुछ पिलर एडिक्ट्स हैं, ठीक है, वो भी आप लोग याद रखना। इलाहाबाद पिलर एडिक्ट जो कि प्रयाग प्रशस्ति है, सॉरी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो कि प्रयाग प्रशस्ति है, उसमें क्या क्या शामिल है, ठीक है। तो उसमें क्वीन एडिक्ट शामिल है,
Statement 1 is correct. Prashasti of Samudragupta, statement 2 is also correct. And inscription of Jahangir, statement 3 is also correct. इससे पता चलता है कि option number 4, that is all of the above, is correct option, right? तो इसका correct answer हो जाएगा all of the above. इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में क्या क्या शामिल है? तो क्वीन एडिक्ट, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति एंड जहांगीर के शिलालेख. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. रुमिनदेई पिलर एडिक्ट इज लोकेटेड इन. ठीक है, रुमिनदेई स्तंभ शिलालेख कहाँ पर स्थित है? देखिए, ये जो शिलालेख है ये नेपाल में स्थित है. ठीक है, नेपाल में भी लुम्बिनी में. ठीक है, इसी शिलालेख से ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था. क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज नेपाल. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज गुजारा रॉक एडिक वॉज लोकेटेड एट, या गुर्जर शिलालेख कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो मैंने अभी बताया था ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश. ठीक है, दिस इज वन ऑफ दोज रॉक एडिक जिसमें अशोक का नाम अशोक लिखा गया है इंस्टेड ऑफ देव नाम पे. राइट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश. Now, the pillar edict Delhi Topra was moved from Delhi to Topra by which ruler? ठीक है, एक पिलर एडिक्ट है जिसका नाम दिल्ली टोपरा है. ठीक है, इसे दिल्ली से टोपरा किस रूलर ने जो है क्या करा था? मूव करा था. ठीक है, स्तंभ शिलालेख दिल्ली टोपरा को किस शासक द्वारा दिल्ली से टोपरा स्थानांतरित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये करा था फिरोज शाह तुगलक ने. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. फिरोज शाह तुगलक वो रूलर थे जिन्होंने अशोक का जो पिलर एडिक्ट था उसे दिल्ली से मूव करके टोपरा जाके इसको क्या कर दिया था? लोकेट कर दिया था. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. रुमिनदेई, दैट इज लुम्बिनी, राइट, ये किस चीज़ के बारे में मेंशन करता है? तो देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि पहली चीज़ ये है कहाँ पर? तो ये है नेपाल में. राइट, दूसरी चीज़ ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है? तो पहली चीज़ मैंने आपको इसमें ये बता दिया था कि इसमें गौतम बुद्ध जो है उनके बर्थ प्लेस के बारे में बताया गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. दूसरा, यहाँ पे बली टैक्स जो है उसे अबॉलिश करा था, तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है. यहाँ पर अशोक ने जो बली टैक्स था उसे क्या कर दिया था? अबॉलिश कर दिया था. बली टैक्स बेसिकली एक रिलीजियस टैक्स था. ठीक है, कैसा टैक्स था? ये एक रिलीजियस टैक्स था जिसे अशोक ने लुम्बिनी में क्या कर रखा था? अबॉलिश कर रखा था. राइट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बली टैक्स वाज अबॉलिश्ड. तो ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 करेक्ट आंसर है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? ठीक है, यहाँ पे कुछ अशोक के पिलर्स के बारे में बताया गया जैसे कि लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा, सांची और सनकीसा. इन पिलर्स के ऊपर अलग अलग एनिमल्स जो हैं बने हुए हैं. ठीक है, इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है. तो देखिए, हमें पता है सांची के बारे में सभी जानते हैं कि उसमें जो है लायन ही उसके ऊपर बना हुआ है, एज वी कैन सी. राइट, दूसरा सनकिसा में एलिफेंट है, ये भी करेक्ट है. रामपुरवा में बुल है, ये भी करेक्ट है. लौरिया नंदनगढ़ जो है उसमें जो एनिमल है उसके कैपिटल पे वो बुल नहीं है. ठीक है, इसमें भी जो कैपिटल विच इज अडॉर्न ऑन दिस दैट इज लायन. राइट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिकॉज दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड. राइट, तो लौरिया नंदनगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. देखिए, पहली चीज़, लौरिया नंदनगढ़ जो है उस पर कौन सा एनिमल है या कौन सा सिंबल है? तो वो है लायन, एज वी ऑल कैन सी. उसके अलावा एक और है दैट इज बसरा बकीरा, बिहार में जो है उस पर भी लायन है. सनकीसा पे क्या है? एलिफेंट है. और रामपुरवा में जो है उसके ऊपर क्या है? बुल है. ठीक है, तो ये वाले भी आप लोग कैपिटल्स पे अलग अलग जो सिंबल्स है वो आप लोग याद रखना. ओके, अब मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, ठीक है, मौर्यंस की, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इन चार्ज ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल रेवेन्यूज इन द एम्पायर. ठीक है, मौर्यों के राजस्व विभाग में निम्नलिखित में से कौन साम्राज्य में सभी राजस्व को संग्रह का प्रभारी था? ठीक है, तो वो कौन सा पर्सन था या वो कौन से ऑफिशियल को अपॉइंट किया जाता था जो कि एम्पायर में रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम करता था? तो वो कौन थे? तो वो थे समाहर्ता. ठीक है, इनका काम था रेवेन्यू को कलेक्ट करना. राइट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समाहर्ता. ठीक है, और प्रदेशता कौन थे? तो डिस्ट्रिक्ट के जो चीफ कमिश्नर थे या चीफ ऑफिसर थे वो थे प्रदेशता. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21. इन द मौर्यन एम्पायर द पोस्ट देवता अध्यक्ष इज रिलेटेड टू.
ठीक है। मौर्य साम्राज्य में देवताध्यक्ष पद संबंधित किससे है? देखिए पहली चीज, देवता अध्यक्ष नाम से ही क्लियर है, देवता अध्यक्ष, देवता मतलब भगवान और भगवान मतलब कि कोई तो रिलीजियस चीज होगी, राइट। तो ऑप्शन में हमको एक ही रिलीजियस वर्ड दिख रहा है, दैट इज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। Next question, that is question number 22. Which among the following was the main item of revenue during Maurya period? Right? निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल के दौरान राजस्व की मुख्य वस्तु थी? ठीक है, तो राजस्व जो है, रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो मेन चीज थी वो थी भाग उस टाइम पे। ठीक है, दो तरीके के टैक्स जो है वो कलेक्ट किए जाते थे, एक था भाग और दूसरा था बलि। ठीक है, बलि मैंने आपको बता दिया कि एक रिलीजियस टैक्स था। अगर मैं भाग की बात करूं तो वहाँ पर जो भी लोग खेती करते थे वो जितना भी प्रोड्यूस करते थे, उस प्रोड्यूस का या उस प्रोडक्शन का कुछ परसेंट का टैक्स जो है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों को पे करना पड़ता था। ठीक है, वो था भाग टैक्स, राइट। तो इससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है कलेक्ट होती थी उस टाइम पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। कोतवाल और पुलिस ऑफ द कैपिटल वॉज कॉल्ड। ठीक है, राजधानी की जो कोतवाल या पुलिस थी उनको किस नाम से पुकारा जाता था? तो उनको पौर कहा जाता था, राइट। देखिए यहाँ पर ना पुलिस के लिए अलग अलग टर्म्स जो है आपको अलग अलग बुक्स में मिलेंगे, ठीक है, बट यहाँ पे मैंने पौर वाला डाल रखा है, तो आप लोग पौर याद रखना, क्लियर। उसके अलावा संविधाता की बात करें तो ट्रेजरर थे। प्रदेशता का मैंने बता दिया कि डिस्ट्रिक्ट के जो हेड थे या जो कमिश्नर थे उनको प्रदेशता कहा जाता था। व्यवहारिक की बात करें तो प्रोटेक्टर ऑफ चीफ, जो चीफ को प्रोटेक्ट करने का काम करते थे उनको व्यवहारिक कहा जाता था। ठीक है, और पुलिस या कोतवाल को क्या कहा जाता था? उनको पौर कहा जाता था। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है जो कि आप लोग याद रखना, जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि रजुकास जो है ये कौन थे? ठीक है, हु वर रजुकास? तो रजुकास जो थे बेसिकली ये वो ऑफिसर्स थे, ठीक है, हु आर इन चार्ज ऑफ लैंड मेजरमेंट। ठीक है, जो कि लैंड को मेजर करने का काम करते थे, बाउंड्री को फिक्स करने का काम करते थे, ये सब कौन करते थे? रजुकास करते थे। इनफैक्ट इन लोगों को ये भी पावर अशोक ने दे रखी थी उस टाइम पर कि ये लोग कैपिटल पनिशमेंट भी लोगों को दे सकते थे अगर कोई इनकी बात नहीं सुनता है तो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग रजुकास के बारे में याद रखना। तो ये कौन थे? बेसिकली दे वर द ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ लैंड मेजरमेंट, ज़मीन को नापने का काम करते थे और जो बाउंड्री होती थी उसको फिक्स करने का काम करते थे। ठीक है, ये थे राजुकास। तो राजुकास प्रोविंशियल ऑफिसर्स थे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर। ये ऑफिशियल्स जो हैं ये क्लरिकल एंड अकाउंटिंग वर्क में भी एंगेज थे। तो इसके अलावा ये लोग क्लरिकल काम भी करते थे प्लस अकाउंटिंग का भी काम ये लोग करते थे, राइट। तो ये वाली दो चीज़ें भी आप लोग याद रखना। ठीक है, रजुकास जो थे हु आर इन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन दे विल्डेड मोर पावर। ठीक है, अशोक ने इनको बहुत ज़्यादा, मैं बोल रही हूँ ना कि किसी को कैपिटल पनिशमेंट देना ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पावर और बहुत ज़्यादा फ्रीडम जो है अशोक ने इन लोगों को दे रखा था। ठीक है, सो दे इवन हैड द पावर टू गिव कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, अगर कोई उनकी बात नहीं सुनता था उस केस में। Next question, that is question number 25. The highest category of officials in Mauryan administration were. ठीक है, मौर्य प्रशासन में अधिकारियों की उच्चतम श्रेणी थी, राइट। तो देखिए जो अलग अलग कैटेगरीज में जो है ऑफिसर्स को अशोक ने उस टाइम पे डिवाइड कर रखा था। तो जिसमें सबसे टॉप पर जो थे वो थे तीर्थास। ठीक है, 18 तरीके के तीर्थास जो है कौटिल्य ने मेंशन कर रखे कि जो उस टाइम पर थे। तीर्थास जो है सबसे हाईएस्ट कैटेगरी किसी ऑफिसर्स की उस टाइम पर होती थी, वो कौन थे? तीर्थास। फिर तीर्थास के जस्ट नीचे जो आते थे वो थे अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष देखो कहीं पर आपको 20 अध्यक्ष के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, कहीं पर आपको 27 अध्यक्ष के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो ये दोनों ही आप लोग याद रखना। तीर्थास जो है वो 18 थे, ये अर्थशास्त्र में बताया गया है। ठीक है, और ये कौन थे? हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स। ठीक है, जो सबसे ऊंची पोस्ट पर जो ऑफिशियल्स थे वो तीर्थास थे। उनके जस्ट नीचे जो थे वो थे अध्यक्ष। उसके अलावा महामत्तास थे। महामत्तास ये हायर रैंकिंग ऑफिशियल्स थे। ठीक है, और अमात्यास जो कि आज के जो प्रेजेंट हमारे ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते हैं उस टाइम पर उनको अमात्यास कहा जाता था। ठीक है, ये वाला भी आप लोग याद रखना। जो प्रेजेंट डे हमारे सेक्रेटरीज है, हमारे IAS ऑफिसर्स हैं, जो भी हमारे प्रेजेंट में जो भी ब्यूरोक्रेट्स है उनको मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे अमात्यास कहा जाता था। ठीक है, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, राइट, एंड दे हैड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल रोल्स एज वेल, राइट। तो ये वाली सारी चीज़ें याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर है तीर्थास। अब देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र में जितने भी तीर्थास जिनको महापात्र कहा जाता है उनके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि सबसे ऊंचे जो थे वो थे युवराज, जो कि क्राउन प्रिंस थे।
उसके बाद सेनापति थे जो कि कमांडर इन चीफ थे, ठीक है। देन पूरी एक मंत्री परिषद अध्यक्ष थी, ठीक है, जो कि हेड थे पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, राइट। फिर मंत्री, मिनिस्टर, पुरोहित जो कि प्रीस्ट थे, ठीक है, या पुजारी थे। उसके अलावा द्वारिका, ठीक है, द पैलेस उशर। तो ये सारे इसमें मैंने आपको पूरे 18 तीर्थास जो है आपको नोट्स में मिलेंगे, एक बार इन सभी के बारे में आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26, हु वर गुड पुरुष, ठीक है। गुड पुरुष जो है वो कौन थे? देखिए, गुड पुरुष जो थे ये बेसिकली एक एस्पियोनाज सिस्टम था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम का, ठीक है, जो कि एक स्पाई सिस्टम या एस्पियोनाज सिस्टम कह लो, जो कि सभी चीज़ों पर नज़र रखने का काम करते थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये था एक एस्पियोनाज सिस्टम इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलिटी इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज, ठीक है। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में जो सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है, वो कौन सी थी? सबसे छोटी यूनिट ऑफ पॉलिटी, ठीक है। मौर्य प्रशासन में राज्य व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी विलेज, राइट। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज विलेज, राइट। विलेज के जो हेड होते थे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको ग्रामिका कहा जाता था, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़ें देख लो, जैसे कि प्रदेशिका का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स थे, उनको प्रदेशिका कहा जाता था, ठीक है। उसके अलावा स्थानिकाज वो लोग थे जो कि प्रदेशिकाज के अंडर काम करते थे और टैक्स को कलेक्ट करने का काम करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट दिस टर्म इज। दुर्गपाल की बात करें तो फोर्ट के जो गवर्नर्स थे उनको दुर्गपाल कहा जाता था। अंतपाल की बात करें तो फ्रंटायर्स के जो गवर्नमेंट थे उनको अंतपाल कहा जाता था। और अक्षतपाल जो है अकाउंटेंट जनरल को कहा जाता था, अगेन इंपॉर्टेंट। और जो स्क्रिप्ट्स को मेंटेन करने का काम करते थे उनको लिपिकारास कहा जाता था। नाम से क्लियर है ये वाली चीज़ तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में खैर ये पूछा गया था कि पॉलिटी की मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे छोटी यूनिट क्या है? दैट इज विलेज, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। पहला दे रखा है महामात्य पसरपा, ठीक है। तो महामात्य पसरपा जो है ये कौन थे? तो महामात्य पसरपा जो एस्पियोनाज डिपार्टमेंट था मौर्य के टाइम पर या अशोक के टाइम पर, उन्हें महामात्य पसरपा कहा जाता था। तो इसका करेक्ट हो जाएगा द हेड ऑफ एस्पियोनाज डिपार्टमेंट, ठीक है। गुड पुरुष की बात करें तो वो सीक्रेट एजेंट हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि एक एस्पियोनाज डिपार्टमेंट था, ठीक है, उसमें जो सीक्रेट एजेंट्स होते थे उनको गुड पुरुष कहा जाता था। उसके अलावा संस्थान की बात करें तो संस्थान जो थे वो लोग स्टेशनरी सीक्रेट एजेंट्स, ठीक है। जो गुड पुरुष है ना, ये दो तरीके के थे। एक वो लोग जो कि स्टेशनरी रहते थे, ठीक है। दूसरे वो लोग जो स्टेशनरी नहीं रहते थे, जो कि घूमते रहते थे या टूर करते रहते थे या वॉन्डरिंग थे, ठीक है। तो गुड पुरुष दो तरीके के थे, एक था संस्थान और दूसरा था संचारा। संस्थान जो कि स्टेशनरी सीक्रेट एजेंट्स थे और संचारा जो कि टूरिंग और वॉन्डरिंग सीक्रेट एजेंट्स थे, ठीक है। तो पहली चीज महामात्य पसरपा, ये विभाग के प्रमुख थे। कौन से विभाग के? एस्पियोनाज विभाग के। दूसरा गुड पुरुष जो कि जासूसी के गुप्त एजेंट थे, ठीक है। उसके बाद संस्थान की बात करें तो स्टेशनरी गुप्त एजेंट्स, एंड संचार की बात करें तो वो लोग जो कि टूर करते रहते हैं, वॉन्डरिंग हैं, जो घूमते रहते हैं, जो कि सब पे नजर रखते थे घूम फिर के, वो आ जाते हैं संचार में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25, इन हाउ मेनी प्रोविंसेस वाज मौर्यन एम्पायर डिवाइडेड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौर्यन एम्पायर को 5 प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा था, ठीक है। जो सबसे पहला प्रोविंस था वो था सेंटर में, दैट वाज सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है। और सेंट्रल प्रोविंस की कैपिटल क्या थी? मगध। उसके बाद नॉर्थ में देखे, नॉर्थ में उत्तर पद, और दक्षिण में देखे तो दक्षिण में या साउथ में दक्षिण पद, ठीक है। उत्तर पद की कैपिटल तक्षशिला, दक्षिण पद की सुवर्णगिरी, ठीक है। उसके बाद वेस्ट में देखे तो अवंती पद और ईस्ट में देखे तो प्राच्य पद, ठीक है। अवंती पद की कैपिटल थी उज्जैन और प्राच्य पद की थी कलिंग, ठीक है। तो ये 5 प्रोविंसेस आपको याद रखनी है और प्रोविंसेस की कैपिटल्स क्या है वो भी आप लोगों को याद रखनी है, बिकॉज ये भी चीज़ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज मौर्यन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इन 5 प्रोविंसेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज भाग एंड बलि वर टाइप्स ऑफ। अभी मैंने आपको बताया कि जो भाग और जो बलि है वो टैक्सेस के टाइप है, ठीक है। ये 2 तरीके के टैक्सेस थे जो कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में इम्पोज किए जाते थे, राइट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की देखें तो बलि और भाग 2 तरीके के टैक्स थे। बलि का मैं पहले ही बता दी हूँ कि क्या था, एक रिलीजियस ट्रिब्यूट था या रिलीजियस टैक्स था।
भाग जो था दैट वाज पार्ट ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है, जितना प्रोड्यूस या प्रोडक्शन उस टाइम पर होता था उसका कुछ पार्ट जो है उन्हें एज अ टैक्स जो है जो ऑफिसर्स थे उनको देना पड़ता था, ठीक है। हमें रुमिनदेई से पता चला है, जो रुमिनदेई है उससे ये पता चला है कि लुम्बिनी में लोगों से बाली टैक्स नहीं लिया जाता था, मतलब बाली टैक्स वाज अबॉलिश्ड इन लुम्बिनी। और जो भाग है वो यूजुअली लोगों से भाग टैक्स जो है वो कितना लिया जाता था, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है, जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसका 1/6 लिया जाता था। बट यही चीज़ लुम्बिनी में 1/8 पार्ट थी, ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसका 1/8 पार्ट जो है इन लोगों को क्या करना पड़ता था, देना पड़ता था, ठीक है। ये सिर्फ लुम्बिनी में था, बाकी हर जगह 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन ऑफ द डे में ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड बाय अशोक, ठीक है, वो कौन से ऑफिसर्स थे जिनको अशोक ने अपॉइंट करा था, एंड हु वर वेस्टेड विद द अथॉरिटी ऑफ नॉट ओनली रिवॉर्डिंग पीपल बट ऑल्सो पनिशिंग दैम, ठीक है, इफ रिक्वायर, ठीक है। अब मैं आज के लेक्चर में ही मैं इसका आंसर आप लोगों को बता चुकी हूँ, राइट। सो निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी अशोक द्वारा नियुक्त किए गए थे जिन्हें न केवल लोगों को पुरस्कृत करना बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें दंडित करने का भी अधिकार प्राप्त था, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लिखना है कमेंट सेक्शन में। सो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड अशोक के रॉक एडिक्स एंड पिलर एडिक्स पे बेस्ड हैं, ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस थे उन पर, राइट। सो आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट फिर भी अगर आप लोगों को है तो आप लोग कहाँ पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट सेक्शन में, राइट। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।